वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू phi I2 cos phi2, यानी कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली फ्लक्स, उसके बाद I2 जो है वो है रोटर करंट एंड cos phi2, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे आप एक ट्रायंगल देख सकते हैं। इस ट्रायंगल में R2 जो है वो है रोटर रेजिस्टेंस, X2 है वो है रोटर रिएक्टेंस एंड Z2 जो है वो है रोटर इम्पीडेंस। एंड रोटर इम्पीडेंस एंड रोटर रेजिस्टेंस के बीच में जो एंगल है वो है phi2। इस ट्रायंगल की मदद से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि T इज प्रोपोर्शनल टू phi I2 cos phi2 है। अब प्रोपोर्शनल टू की जगह पे हमें इक्वल टू लिखना है तो हमें कांस्टेंट ऐड करना होगा। T इज इक्वल टू K phi I2 cos phi2, यानी कि ये K क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि हमें प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल टू लिखना है इसलिए कांस्टेंट ऐड किया गया है। अब यहाँ पे देखिए I2 क्या है, रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल। अब स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होगा कि अभी मोटर जो है वो स्टॉप है, उसकी स्पीड 0 है, उसे हम स्टैंड स्टिल बोलते हैं। अब phi2 जो है वो एंगल बिटवीन मोटर EMF रोटर EMF एंड करंट, ये एंगल है। और K है वो कांस्टेंट है, वो ऑलरेडी हमने बता दिया था, K इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ डिनोटिंग रोटर EMF एट स्टैंड स्टिल बाई E2। देखिए E2 सबस्क्रिप्ट जो है वो हम रोटर के लिए यूज़ करते हैं, तो रोटर EMF को हमने डिनोट किया E2 से। और दूसरा एक कंडीशन ये है कि E2 जो है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। अब ये कंडीशन इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, T इज प्रोपोर्शनल टू phi की जगह पे हम E2 लिख सकते हैं क्योंकि E2 इज प्रोपोर्शनल टू phi। सो E2I2 cos phi2 हो जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। और यहाँ पे भी हमें प्रोपोर्शनल की जो साइन है उसकी जगह पे इक्वल टू लिखना है, तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू K1 E2I2 cos phi2। तो ये टॉर्क का इक्वेशन हो गया। नाउ R2 इज इक्वल टू रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, X2 is equal to rotor reactance per phase at standstill, Z2 is equal to under root R2 square plus X2 square is equal to rotor impedance per phase at standstill। अब क्वेश्चन ये है कि ये Z2 ये कैसे आया, तो देखिए ये ट्रायंगल हम लोग देख सकते हैं। पाइथागोरस का यूज़ करके, पाइथागोरस का रूल का यूज़ करके हम लोग Z2 फाइंड कर सकते हैं, यानी कि Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होता है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट कर लेंगे तो Z2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल की मदद से हम लोग ने ये फाइंड कर दिया। नाउ I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन Z2। देखिए ये कुछ नहीं है, ओम्स लॉ है। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो इसके हिसाब से I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा, यानी कि यहाँ पे हमें रोटर करंट की बात करनी है तो I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन Z2। अब देखिए Z2 की वैल्यू हमें पता है ये, तो हम लोग ये इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू E2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर एंड cos phi2। देखिए यहाँ पे cos phi2 भी है, तो हमें cos phi2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये ट्रायंगल में से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। cos phi2 इज इक्वल टू ये R2 डिवाइड बाई इम्पीडेंस Z2, R2 डिवाइड बाई Z2 इज इक्वल टू R2 अपॉन यहाँ पे Z2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 स्टार्टिंग टॉर्क इज गिवन बाय, देखिए ये इक्वेशन के हिसाब से हमें स्टार्टिंग टॉर्क TST इज इक्वल टू K1 E2I2 cos phi2 ये होगा।
अब इसमें K1 और E2 तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये दोनों की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। I2 की वैल्यू क्या है? E2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग टॉर्क TST इज इक्वल टू K1 E2 अपॉन ये वैल्यू हमने पुट कर दी है I2 की, और कोस फाई 2 की वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी है R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। अब इसका इवेल्यूएट करेंगे तो ये होगा, यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो अंडर रूट निकल जाएगा और ये सेव हो जाएगा, और यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो K1 E2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए K1 जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 3 अपॉन 2 पाई NS। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो TST इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 पाई NS इंटू ये तो ऐसे ही रहेगा E2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो ये स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन हो गया। ये हमें याद रखना है, क्योंकि जब हम बात करेंगे स्पीड इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल की, तब भी ये हमें कंसिडर करना होगा। तो ये हमें मेमोराइज करना रहेगा स्टार्टिंग टॉर्क का ये जो इक्वेशन है ये। इफ सप्लाई वोल्टेज V इज कांस्टेंट देन फाई एंड E2 बोथ आर कांस्टेंट। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज यानी कि जो स्टेटर में हम लोग जो वोल्टेज देते हैं वो कांस्टेंट रहेगा, तो फ्लक्स और उसकी वजह से जो EMF इंड्यूस होगा रोटर में वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क TST इज इक्वल टू K2 इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, यानी कि ये जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमने इसमें मिला दिया K2 में, तो ये हम लिख सकते हैं ऐसा स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में। तो ये हो गया स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। नाउ अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज ऑन स्टार्टिंग टॉर्क। देखिए, अब हमने अभी डिराइव किया था स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन, तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि सप्लाई वोल्टेज जो है उसका क्या इफेक्ट होता है स्टार्टिंग टॉर्क में। तो हम जानते हैं स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन TST इज इक्वल टू K1 E2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। नाउ E2 इज प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज V, यानी कि रोटर वोल्टेज जो है वो सप्लाई वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो हम लोग ये E2 की जगह पे V लिख सकते हैं इस इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगा? TST इज इक्वल टू K3 इंटू, अब ये E2 स्क्वायर की जगह पे हम V स्क्वायर लिख सकते हैं, V स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, वेयर K3 इज कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क TST इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, यानी कि a change of 5% in supply voltage V, for example, will produce change of approximately 10% in the rotor torque, यानी कि ये जो चेंज है वो इसकी इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये TST इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो इसके हिसाब से सप्लाई वोल्टेज की जो है वो इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा रहेगी स्टार्टिंग टॉर्क में। नाउ अब हम बात करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क तो हमने डिराइव कर लिया, लेकिन ये मैक्सिमम कब होगा ये हमें डिराइव करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा ये प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। देखिए, वी नो दैट स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू K2 इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होता है। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू R2, ये इक्वेशन को R2 के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और
इसका जो डिफ्रेंशिएशन है उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो जो कंडीशन मिलेगी वो कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की रहेगी। यानी कि अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी टी एस टी अपॉन डी आर टू इज इक्वल टू के टू इज कॉन्स्टेंट डी बाई डी आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए इसको 0 से इक्वेट करना है, इसके बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगी कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डी ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स ऐसा है कुछ, तो हम लोग क्या इसका कैसे होगा डिफरेंशिएशन, पहले हमको जी एक्स ऐसे ही लिख देना है, उसके बाद ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा, उसके बाद माइनस एफ एक्स ऐसे ही लिख देना है और जी एक्स का डिफरेंशिएशन रहेगा और डिनोमिनेटर में जी एक्स का स्क्वायर रहेगा। तो ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन करने के लिए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, आपको ये अगर क्वेश्चन है तो इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर टू, तो ये हो गया, इसको 0 से इक्वेट करना है इसलिए इक्वल टू 0 लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे K2 और इस रूल के हिसाब से पहले क्या लिख दिया है जी एक्स, यानी कि ये आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर हो गया, उसके मल्टीप्लिकेशन में ये एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन यानी कि आर टू का डिफ्रेंशिएशन रहेगा इंटू डी बाई डी आर टू आर टू, उसके बाद माइनस की साइन आएगी, उसके बाद आर टू ऐसे ही लिख देना है और ये डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन लिखना है डी बाई डी आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, और उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा ये आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा और इक्वल टू 0 तो था ही ऐसे ही। अब इसमें क्या है K2, देखिए इसमें अब हमको ये डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू लिख देनी है, यहाँ पे आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये इसको मैंने अलग कर दिया है माइनस R2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा R2 स्क्वायर का 2 इंटू R2 रहेगा और ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो R2 इंटू 2R2, ये ब्रैकेट का जो डिफ्रेंशिएशन का आंसर रहेगा वो 2R2 आएगा, और डिनोमिनेटर में तो ये मैंने एलसीएम अलग से दिया है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए K2 यहाँ पे आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर था और डिनोमिनेटर में ये इसका स्क्वायर था, तो एक आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2r2 स्क्वायर, 2r2 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और ये तो ऐसे ही लिख देना है हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम वापस एलसीएम ले लेंगे तो K2 इंटू यहाँ पे ये आ जाएगा, तो r2 स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस 2r2 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे r2 स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2r2 स्क्वायर, यानी कि 2r2 स्क्वायर में से एक r2 स्क्वायर बात करेंगे तो माइनस r2 स्क्वायर रहेगा, यानी कि आंसर क्या रहेगा K2 द ब्रैकेट r2 x2 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, और ये जो टर्म है इसको इस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे 0 है इसलिए 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा x2 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फर्दर एवेल्यूएट करते हैं तो क्या होगा, कंडीशन मिलेगी x2 इज इक्वल टू r2, तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि अभी हमें ऐसा कुछ सेट करना है कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा x2 इज इक्वल टू R2 सेट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हम रोटर रेजिस्टेंस को सेट नहीं कर सकते, यानी कि वेरी नहीं कर सकते, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम रोटर में रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने देख लिया है। तो अब R2 को हम ऐसे सेट करेंगे कि X2 इज इक्वल टू R2 हो जाए, तो टॉर्क रहेगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये हम कर सकते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके, ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये सुविधा रहती है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग ऐड नहीं कर सकते, तो उसमें ये नहीं हो सकता। नाउ हम लोग बात करेंगे टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन के बारे में। देखिए, अभी तक हमने देखा हुआ था स्टार्टिंग टॉर्क। अब मोटर स्टार्ट हो गई और रनिंग कंडीशन में आ गई, तो उसका टॉर्क का इक्वेशन क्या रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि T इज प्रोपोर्शनल टू ER/IR cos φ2, और ये ER जो है वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल में है, तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू φ/IR cos φ2। ठीक है, अब यहाँ पे ER क्या है, रोटर EMF पर फेज अंडर रनिंग कंडीशन, एंड IR क्या है, रोटर करंट पर फेज अंडर रनिंग कंडीशन। अब यहाँ पे ट्राइंगल भी हमने दिखा दिया है, R2 है, SX2। ठीक है, यहाँ पे S आ गया, स्लिप को हमने मल्टीप्लिकेशन में रख दिया है X2 के, क्योंकि ये रनिंग कंडीशन में है, इसलिए यहाँ पे आ गया ZR यानी कि इम्पीडेंस, और यहाँ पे φ2, ये दोनों के बीच में एंगल जो है वो। अब ER इज इक्वल टू S इंटू E2, ये हम लोग जानते हैं। अब IR हमें फाइंड करना है, यानी कि रोटर करंट पर फेज। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, ER अपॉन ZR इज इक्वल टू, ER की जगह पे हम S इंटू E2 लिख सकेंगे, और ZR जो है वो उसकी जगह पे हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, √R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब cos φ2 फाइंड करना है, तो इजीली इस ट्राइंगल की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। cos φ2 इज इक्वल टू R2 अपॉन ये। ठीक है, तो इसका ZR का तो हमने फाइंड कर लिया था, क्या था, √R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। अब ये इक्वेशन है, इसमें हमें IR और cos φ2 की वैल्यू पुट करनी है। तो T इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IR की वैल्यू क्या है, ये, तो ये SE2 अपॉन √R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर आएगा। इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, cos φ2, तो cos φ2 की वैल्यू है R2 अपॉन √R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है, और हमें अगर प्रोपोर्शनल का साइन है और हमें अगर इक्वल टू करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा K। तो K इंटू फाई SE2R2 अपॉन, ये दोनों अंडर रूट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अंडर रूट निकल जाएगा, और ये R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं फाई और E2 है, तो E2 प्रोपोर्शनल टू फाई है, इसलिए यहाँ पे फाई की जगह पे हम E2 लिख सकते हैं। तो K1 इंटू S इंटू यहाँ पे E2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये फाई की जगह पे हमने E2 लिख दिया, इसलिए E2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, ये हो गया। बट K1 इज इक्वल, देखिए K1 कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन 2 पाई NS। तो अगर K1 की जगह पे हम ये लिख देते हैं, तो टॉर्क का इक्वेशन हो जाएगा T इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 पाई NS इंटू SE2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। तो ये हो गया टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। तो रनिंग कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लिप आ गई है, स्टार्टिंग टॉर्क में स्लिप नहीं थी, लेकिन इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं स्लिप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में हमें
स्लिप दिखाई देती है। तो ये इक्वेशन हो गया टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन के बारे में। ठीक है, द टॉर्क ऑफ ए रोटर अंडर रनिंग कंडीशन इज, ये तो हमने अभी अभी डिराइव किया, T इज इक्वल टू के फाई एस ई टू आर टू अपन ये। अब यहाँ पे अगर ये फाई की जगह पे E2 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा K1 इंटू एस ई टू स्क्वेयर आर टू अपॉन आर टू स्क्वेयर प्लस एस एक्स टू स्क्वेयर। ये इक्वेशन तो ऑलरेडी हमें पता है। अब क्या करना है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग द अबोव एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस एंड पुटिंग इट इक्वल टू 0। अब देखिए डी टी अपॉन डी एस, यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डी टी अपॉन डी एस इज इक्वल टू के, यहाँ पे ये सब है, ये कांस्टेंट है ई टू स्क्वायर आर टू, और डी बाई डी एस क्या हो जाएगा एस अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर, और इसको इक्वेट करना है 0 से। अब देखिए ये फंक्शन क्या हो गया, इस तरह का हो गया, डी एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले जी एक्स लिखेंगे, उसके बाद ये एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद माइनस एफ एक्स, और इसके मल्टीप्लिकेशन में जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और उसके डिनोमिनेटर में जी एक्स का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि के ई टू स्क्वायर आर टू, और यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये जी एक्स ऐसे ही आ गया। ठीक है, आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर इंटू मल्टीप्लिकेशन में इसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एस एस माइनस, अब इसका क्या होगा, एस ऐसे ही लिख दिया, और इसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एस आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसका स्क्वायर रहेगा, आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे 0 से। अब यहाँ पे देखिए आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर, इसका तो 1 आ जाएगा डी बाई डी एस एस का, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस एस इंटू, अब देखिए इसका जो है वो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 हो जाएगा, और ये एस स्क्वायर आएगा, ये एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, एस स्क्वायर है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा टी टू एस, और एक्स टू स्क्वायर तो ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट एक्स टू स्क्वायर डिवाइड बाई ये जो है वो ऐसे ही रह जाएगा आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये है, यहाँ पे 0 है। अगर ये पार्ट जो है हम इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी कांस्टेंट है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली हमें ऐसा मिलेगा आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 2 इंटू एस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देख सकते हैं एस एक्स टू स्क्वायर, एस एक्स टू स्क्वायर ये जो है, और माइनस 2 एस एक्स टू स्क्वायर, तो 2 में से एक हम लोग बात कर देंगे तो क्या होगा माइनस एस एक्स टू स्क्वायर बचेगा, तो आर टू स्क्वायर माइनस एस एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0 तो था ही। तो अब इसको इस राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो क्या होगा आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू एस एक्स टू स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रिमूव करेंगे तो आर टू इज इक्वल टू एस इंटू एक्स टू, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन हो गई मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन की। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू आर टू अपॉन एक्स टू। तो ये दोनों सेम ही है, तो इस कंडीशन को सेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क सेट कर सकते हैं।
अब ये भी हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो हम लोग ये R2 जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी करके सेट कर सकते हैं। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये हम लोग स्लिप ऐसे सेट कर सकते हैं कि R2/X2 हो जाए इसकी वैल्यू, और ऐसा अगर हो जाता है तो अंडर रनिंग कंडीशन में टॉर्क जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है तो इसमें हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्लिप रिंग नहीं होती है, तो उसमें हम लोग दूसरी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये हम कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये जो कंडीशन है ये हम लोग फुलफिल करेंगे तो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा। थैंक यू।